जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससीओलॉजी। आज हमारा 7th लेक्चर है जिसमें हम रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी या 1905 का एक्ट नहीं देखा तो उसको जाके देख सकता है। देखें, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, जो भी आपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना है वो कैसे करेंगे। एवरी ऑर्डर पास बाय द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 50A, अगर 50A का कोई ऑर्डर है, एंड एवरी ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 55 शैल इफ नॉट कैरिड आउट, अगर 50A और 55 के ऑर्डर को आपने कैरी आउट नहीं किया गया तो वो बी कैरी आउट बी एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 59। तो सेक्शन 59 1925 के एक्ट के कोरस्पॉन्डिंग उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है 39A, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन व्हेन प्रॉपर्टी इज नॉट सोल्ड। जब कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन को आपने रिकवर करना है और प्रॉपर्टी को सोल्ड नहीं किया तो कैसे रिकवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो दीज एक्सपेंसेस मे बी डायरेक्टेड टू बी पेड बाय एनी पार्टी इन डिफॉल्ट। तो रजिस्ट्रार किसी भी पार्टी को डायरेक्ट कर सकता है कि वो उनको पे करे, नंबर वन। नंबर टू, रजिस्ट्रार क्या करेगा, अथॉरिटी टू अदर एक्सपेंसेस। रजिस्ट्रार हैज अ पावर टू ऑर्डर द रिकवरी एक्सपेंसेस टू बी पेड आउट। तो किसकी अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार की। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लिमिट्स क्या है कॉस्ट के ऊपर। द अमाउंट रिकवरेबल एज एग्जीक्यूशन एक्सपेंसेस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द स्केल फिक्स बाय द रजिस्ट्रार। एक तो रजिस्ट्रार ने फिक्स करना है, एंड नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू। तो 5% से ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सोसाइटी हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड। देखें, अगर तो कोई लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं किया गया तो विद इन 15 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द ऑर्डर इन प्रोविंशियल गजटी सेंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट और द रेलवे पार्सल द रिकॉर्ड्स एंड द बुक्स ऑफ द सोसाइटी टू द असिस्टेंट रजिस्ट्रार। तो वो क्या करेंगे, 15 दिन के अंदर जहां पे लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं किया गया तो प्रोविंशियल गजटी में एक पब्लिकेशन करेंगे नोटिफिकेशन का, और उस रिकॉर्ड को किसको सेंड कर दिया जाएगा, टू द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और हैंड ओवर द सेम टू द लोकल ऑडिटर। तो लोकल ऑडिटर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। व्हेन द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर व्हिच अ लिक्विडेटर हैज बीन अपॉइंटेड, तो जहां पे अपॉइंट किया जाएगा, हैव बीन वाउंड अप एंड ऑर्डर कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन इज मेड अंडर सेक्शन 49, और सेक्शन 49 के कोरस्पॉन्डिंग उसका कैंसिलेशन का ऑर्डर कर दिया गया है। द लिक्विडेटर विल फॉरवर्ड ऑल द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कैंसल सोसाइटी, जो भी उसकी बुक्स होंगी, जो भी उसका रिकॉर्ड होगा कैंसल सोसाइटी का, एंड ऑल हिज ऑन पेपर्स एंड प्रोसीडिंग्स, जो भी उसके पेपर्स और प्रोसीडिंग्स होंगी वाइंडिंग अप के अंदर, लिक्विडेशन के अंदर, बाय रेलवे पार्सल के जरिए टू द असिस्टेंट्स रजिस्ट्रार। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स हैं उनको पेश कर दिया जाएगा टुगेदर विद द अकाउंट ऑफ हिज एक्सपेंसेस, और जो उसके एक्सपेंसेस होंगे वो भी बता दिए जाएंगे। शोइंग हाउ द बैलेंस हैज बीन डिस्पोज ऑफ एंड अटैचिंग द रिसिप्ट ऑफ द पर्सन टू whom इट वाज हैंडेड ओवर। और जिस पर्सन को वो अमाउंट जो चीजें अटैच रिसिप्ट रिसीव करवाएंगे उसके रिसिप्ट भी आप क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। all the books and records of a society whose registration has been cancelled and proceedings of liquidation completed, जिसकी cancellation हो गई है और जिसकी proceedings liquidation की complete हो गई है, be destroyed by the assistant registrar after the expiry of 2 years from the date of the order cancelling the registration of the society। तो 2 साल के अंदर जब वो उसकी एक्सपायरी होगी, या 2 साल के अंदर उसको 2 साल के बाद, ठीक है, एक्सपायरी ऑफ 2 years, 2 साल की एक्सपायरी के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। देखिए, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट क्या होगा, देखें, वो है शेल बी द कंट्रैक्ट रेट। जो भी कंट्रैक्ट आपने किया होगा उसका कंट्रैक्ट रेट होगा। देखिए, ऑन एनी डेट which is due from a society that is being wound up, the creditor may prove for interest up to the date of the registrar's order for winding up at a date। जिस डेट के ऊपर वाइंडिंग अप का ऑर्डर हुआ है वो डेट देखी जाएगी। which in case of a provincial cooperative bank or cooperative bank or a district cooperative bank or other cooperative bank permitted by the registrar to finance societies shall be the contract rate। क्या होगा, contract rate होगा। और डिफरेंट बैंक्स की बात की गई है। सबसे पहले प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक है, फिर कोऑपरेटिव बैंक उसको भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक परमिटेड बाय द रजिस्ट्रार टू फाइनेंस सोसाइटीज, और जो जिनको भी परमिट किया जाएगा रजिस्ट्रार की तरफ से, तो क्या होगा, कंट्रैक्ट रेट होगा। एंड इन अदर केसेस शैल बी a rate to be fixed by the registrar and not exceeding the contract rate। अगर कोई भी और कंडीशन है तो contract rate से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन किसने फिक्स करना है, रजिस्ट्रार ने। provided that if any surplus assets remain after all liabilities including liabilities on shares have been paid off, further interest on such debts at a rate to be fixed by the registrar and not exceeding the contract। जब सारी की सारी liabilities पे कर ली और आपके पास surplus assets मौजूद हैं, देखिए surplus assets, surplus से क्या मुराद होता है, वो assets जो कि इजाफी हैं आफ्टर ऑल लायबिलिटीज हैव बीन पेड। तो वो क्या होगा, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट देखना है तो नॉट एक्सीडिंग द कॉन्ट्रैक्ट रेट मे बी अलाउड टू बी टू द
क्रेडिटर्स, तो कॉन्ट्रैक्ट रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। समन्स, सर्विस ऑफ समन्स मिसलेनियस, ठीक है जी। 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समन्स आपने कैसे करने हैं। देखिए, जब भी आपने समन करने हैं, समन इशूड बाय द रजिस्ट्रार और अ पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड एन इंक्वायरी और टू मेक एन इंस्पेक्शन बाय द ऑडिटर और लिक्विडेटर और बाय द रजिस्ट्रार्स नॉमिनी। कोई ऑडिटर है, लिक्विडेटर है या रजिस्ट्रार की कोई भी नॉमिनी है, तो क्या करेगा, अंडर सेक्शन 58 शेल इफ सेंट टू द सर्विस टू द मुख्तियार कार टू बी सर्व्ड बाय सच ऑफिसर, तो वो मुख्तियार कार के जरिए से क्या होंगे, उनको सर्व किया जाएगा। नेक्स्ट है फी टू बी क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट। जो भी फी होगी रूल 61 और रूल सेक्शन 61 और रूल 42 के कोरस्पोंडिंग, वो सारी की सारी फीस कहाँ पे सबमिट होगी जी, गवर्नमेंट के, क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है मोड ऑफ सर्विस समन्स, सर्विस समन करने का तरीका क्या है। अ समन इशूड बाय एनी ऑफ द ऑफिसर मेंशन्ड इन रूल 42 मे बी सर्व पर्सनली और थ्रू अ मुख्तियार कार। खुद भी जा सकते हैं, मुख्तियार कार के जरिए से भी सर्व किया जा सकता है। एनी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और एनी ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर और चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। देखिए, खुद भी कर सकते हैं, मुख्तियार कार भी कर सकते हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी कर सकता है, कोई ऑनररी ऑर्गेनाइजर या चेयरमैन जो सा या सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी वो भी कर सकता है। बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, जो भी काम आपने करना है रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, और एक्नॉलेज्ड पेमेंट, और पेमेंट को एक्नॉलेज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर द सर्विंग ऑफिसर शैल इन all cases in which summons has been served, endorsed or annexed or caused to be endorsed or annexed on or original summons are written stating the time, एक बताएगा उस रिटर्न के ऊपर टाइम, व्हेन, मैनर इन विच द समन्स वाज सर्व्ड, तो टाइम भी बताएगा, नोट किया जाएगा किस टाइम सर्व किया गया, किस मैनर में सर्व किया गया, एंड द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन सर्व्ड एंड विटनेसिंग द डिलीवरी, और उस पर्सन का नाम भी बताया जाएगा, एड्रेस भी बताया जाएगा जिसको सर्व किया गया, और विटनेस को भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन इशूइंग द समन्स मे एग्जामिन द सर्विंग ऑफिसर ऑन ओथ ऑन कॉज हिम टू बी एग्जामिन्ड बाय द मुख्तियार कार, तो उसको एग्जामिन भी किया जा सकता है थ्रू मुख्तियार कार, थ्रू whom it is served and may make such further inquiry in the matters, और उसके अंदर मजीद इंक्वायरी भी कर सकता है। नेक्स्ट देखें जी, प्रोसीजर फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी अटैच अंडर सेक्शन 55। देखिए, प्रॉपर्टी की जो अटैचमेंट है वो अंडर सेक्शन 55 होगी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, सेक्शन 55 किसका है, 1925 के एक्ट का, ठीक है। तो अटैचमेंट ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका कैसे लेके चलेंगे, देखें, other than agricultural produce in possession of the debtor where the property to be attached is movable property other than agricultural produce, agricultural produce के अलावा कोई है in possession of the debtor, तो क्या करेंगे, by actual seizure, तो जो भी mode of attachment है आपने actual seizure के थ्रू करनी है। when movable property other than agricultural produce is to be attached, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको आपने अटैच करना है, इज इन द डेप्टर्स पोजेशन, जो डेप्टर्स है जिसने कर्जा देना है उसकी पोजेशन में, इट मस्ट बी डन थ्रू एक्चुअल सीजर, तो सीजर क्या है, उसको कंट्रोल करना तो उसके जरिए की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द प्रॉपर्टी सीज्ड इज सब्जेक्ट टू द स्पीडी एंड नेचुरल डिके, अगर कोई भी चीज जो भी प्रॉपर्टी आपने सीज की है वो डिके हो सकती है, यानी कि पेरिशेबल है, फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज है, सब्जेक्ट टू द स्पीडी एंड नेचुरल डिके, और द कॉस्ट ऑफ द कस्टडी एक्सीड्स इट्स वैल्यू, और अगर उसकी कस्टडी करने की जो कॉस्ट है उसकी वैल्यू से ही एक्सीड हो जाती है, देन द अटैचिंग ऑफिसर मे सेल इट इमीडिएटली, तो अटैचिंग ऑफिसर उसको इमीडिएटली सेल भी कर सकता है। नेक्स्ट है जी, इफ डीम्ड जस्ट एंड कन्वीनियंट बाय द ऑफिसर, अगर ऑफिसर इसको जस्ट एंड कन्वीनियंट फील करे, ऑर्डरिंग द कंडीशनल अटैचमेंट, अ रिसीवर मे बी अपॉइंटेड फॉर द कस्टडी ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर कोई कंडीशन इस तरह की हो तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक रिसीवर को भी अटैच या अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जो ड्यूटीज होंगे रिसीवर्स की, द रिसीवर्स ड्यूटी एंड लायबिलिटी विल बी द सेम एज अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर ऑर्डर एक्सएल मींस 40 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, तो उसकी क्या होंगी, रिसीवर्स की ड्यूटी वही होंगी जो कि कोड 40 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में बताई गई हैं। नेक्स्ट जी, देखते हैं लेक्चर के अंदर 8 मिनट हुए हैं, देखें हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखें, इमूवेबल प्रॉपर्टी की अटैचमेंट कैसे करेंगे, व्हेन द प्रॉपर्टी टू बी अटैच इज इमूवेबल, इमूवेबल है यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, जमीन है, द अटैचमेंट शैल बी मेड बाय एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द डेप्टर फ्रॉम ट्रांसफरिंग और चार्जिंग द प्रॉपर्टी इन एनी वे, तो उसके ऊपर आप उस जो कर्जदार है उसको ये रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उस प्रॉपर्टी को ना वो ट्रांसफर कर सकता है, ना ही उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। द ऑर्डर शैल बी प्रोक्लेम्ड एट सम प्लेस
और ऑन एडजेसेंट टू द सच प्रॉपर्टी, उस ऑर्डर के लिए आप क्या करेंगे, ड्रम बीट के ज़रिए से, जो कस्टमरी मोड है उसके ज़रिए से उस प्रॉपर्टी के इर्द-गिर्द जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे जाके ड्रम बीट के ज़रिए बता देंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो-सी है वो अटैच होगी और उसको आगे एलिनिएट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप ऑफ 2 क्रेडिट सोसाइटीज़। देखें, कोई भी पर्सन 2 क्रेडिट सोसाइटीज़ का मेंबर नहीं हो सकता। नो पर्सन बीइंग अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और एनी सोसाइटी डिस्पेंसिंग क्रेडिट अदर देन अ लैंड मॉर्गेज, यानी लैंड मॉर्गेज के अलावा, और अ सेंट्रल फाइनेंसिंग सोसाइटी, इसके अलावा अ सेल सोसाइटी या सेल सोसाइटी है, इसके अलावा, सो 3 कंडीशन है। लैंड मॉर्गेज हो, फाइनेंसिंग सोसाइटी हो या सेल सोसाइटी हो, इसके अलावा क्या होगा, शैल बी अ मेंबर ऑफ एनी अदर सोसाइटी ऑफ द सिमिलर टाइप। तो इनके अलावा कोई भी पर्सन 2 सोसाइटीज़ का मेंबर नहीं बन सकता विदाउट द जनरल और स्पेशल सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार, और अगर उसने बनना है तो विदाउट द सैंक्शन ऑफ अ रजिस्ट्रार वो नहीं बन सकता। सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि 2 क्रेडिट सोसाइटीज़ का मेंबर नहीं बन सकता। अगर बनना है तो किसकी इजाज़त चाहिए, स्पेशल और जनरल सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार। वेयर अ पर्सन हैज़ बिकम अ मेंबर ऑफ 2 और मोर सोसाइटीज़, अगर पता नहीं चला और वो मेंबर मेंबर बन गया है 2 सोसाइटीज़ का, एनी और ऑल सच सोसाइटीज शैल बी बाउंड टू रिमूव हिम फ्रॉम मेंबरशिप, तो वो सोसाइटीज बाउंड होंगी कि उस पर्सन को रिमूव कर दिया जाए मेंबरशिप से, आफ्टर अपॉन रिसीविंग रिटन रिक्विजिशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार टू दैट इफेक्ट, और रजिस्ट्रार की रिटन रिक्विजिशन इसके लिए जरूरी है। क्रेडिट सोसाइटी तथा सोसाइटीज डिस्पेंसिंग क्रेडिट शैल नॉट एडमिट एज मेंबर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म्स। कोई अनरजिस्टर्ड फर्म रजिस्टर्ड फर्म है तो उसके मेंबर्स को क्रेडिट सोसाइटीज अपना मेंबर नहीं बना सकती। ठीक है, यानी कि ये चीज़ इस बात को श्योरिटी करती है कि सिर्फ रजिस्टर्ड लोग ही सोसाइटीज़ के मेंबर बने। नेक्स्ट है जी 45 ए, registrar shall have power to expel any registered society a member who is registered, registrar's opinion is a persistent defaulter। अगर कोई भी पर्सन persistent defaulter है, वो ड्यूज पे नहीं करता, जो उसके ऊपर लायबल हैं, तो रजिस्ट्रार उसको क्या कर सकता है, एक्सपेल कर सकता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 ए। ठीक है जी, ये आपका एमसीक्यू है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सोसाइटीज नॉट बी इन्वॉल्व इन कंट्रोवर्शियल मैटर्स ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर। जो सोसाइटीज हैं वो रिलीजियस कैरेक्टर्स के मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकती। नो सोसाइटी may take any action which would involve a society in discussion of propagation of controversial opinions of religious characters। ठीक है, तो अगर कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस के अंदर जा रहे हैं तो वो रजिस्ट्रार मे प्रोहिबिट एनी एक्शन और रिसेंड एनी रेजोल्यूशन व्हिच इन हिज ओपिनियन इज ऑफ सच टेंडेंसी। तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, उन लोगों को रोक भी सकता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ नेम्स, एड्रेसेस एंड बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी। तो 47 के कोरस्पॉन्डिंग रजिस्ट्रार क्या करेगा, चीज़ों का रिकॉर्ड रखेगा, किसका, नेम्स का, addresses का and bylaws of the society। ठीक है, the registrar shall keep a register of the names and addresses of all registered societies and shall record a copy of the registered bylaws and subsequent amendments to the bylaws of such societies। तो वो subsequent amendments को भी क्या करेगा, लिख के रख लेगा। ठीक है, ताकि वो एक रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद हो जाए। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम सारी की सारी चीज़ें मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ इस चीज़ को, इस अच्छे कंटेंट को सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।